वेलकम टू सिविल्स ओनली। तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने सेडिशन से जुड़े न्यूज़ को सुना होगा, क्योंकि हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया था कि आईपीसी की धारा 124 ए को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट इस कॉलोनियल लॉ को रिव्यू करने जा रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक ऑर्डर पास किया है जिसमें कि सेक्शन 124 ए ऑफ द इंडियन पीनल कोड हैज बीन सस्पेंडेड इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म while the union government re-examines it। हालांकि इस सेक्शन के तहत फाइल्ड केसेस में पर्सन्स कैन सीक बेल। इसलिए आज इस वीडियो डिस्कशन के माध्यम से हम इस सेक्शन से जुड़े हुए पहलू को जानेंगे, क्या है इसका इतिहास, क्यों इसे कभी कभी ड्रैकोनियन लॉ भी कहा जाता है, और देखेंगे कि कालांतर में किन महान हस्तियों को इस कानून के तहत सजा दी गई और क्यों समय समय पर इस कानून को स्टैट्यूट बुक से हटाने की मांग भी होती रही है। और सुप्रीम कोर्ट या फिर कुछ अपोजिशन पार्टीज के द्वारा भी इस परिभाषा को बदलने की मांग की जा रही है जो सेडिशन के बारे में स्टैट्यूट बुक में दिया गया। और अंत में प्री और मेंस बेस्ड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो क्या है ये सेक्शन 124 है? दिस सेक्शन सेज कि कोई भी इंसान अपने वर्ड्स के थ्रू whether written or said किसी विजिबल साइन या रिप्रेजेंटेशंस या अन्य माध्यमों से कानून के तहत स्थापित सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन, एंड माइंड दिस टर्म डिसअफेक्शन क्योंकि सारा खेल इसी सिंगल टर्म का है, फैलाने की कोशिश करता है, देन ही और सी शैल बी पनिश्ड अंडर वॉट एवर प्रोविजंस लेड अंडर द लॉ, जिसके तहत आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। सो ऑल दी एवर मेंशन्ड प्रोविजंस विल कम अंडर द एम्बिट ऑफ सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी इंडियन पिनल कोड। क्या है इस कानून का इतिहास, आइए जानते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। लुक, दिस सेक्शन वाज नॉट ओरिजिनली प्रेजेंट अंडर द इंडियन पिनल। सो व्हेन ओरिजिनली इंडियन पिनल कोड और द आईपीसी वाज कोडिफाइड, तो इस सेक्शन को नहीं डाला गया था उस वक्त, एंड दिस में बी अ डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑन इसी। तो आप ये ध्यान दें कि इस सेक्शन को 124 ए को ओरिजिनल बुक में नहीं डाला गया था, राइट। तो क्यों जरूरत पड़ी फिर कि इस सेक्शन को पुट किया जाए आईपीसी में? सो 19th सेंचुरी के अंदर अंडर ऑल ओवर द इस्लामिक कम्युनिटी एक आंदोलन चल रहा था जिसे हम वहाबी मूवमेंट के नाम से जानते हैं। सो वहाबी मूवमेंट वाज बेसिकली अ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, बट इन द वेक ऑफ 1857 रिवोल्ट इन इंडिया, दिस मूवमेंट टर्न इनटू एन आर्म्ड रेसिस्टेंस, मींस जिहाद अगेंस्ट द ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट। एंड वहाबी लीडर्स का मानना था दैट इट इज़ अन-इस्लामिक टू बी रूल्ड बाय एनी फॉरेन पावर, और ब्रिटिश क्या थी? एक यूरोपियन पावर थी। इसके लीडर्स, यानी अगर बात करें इंडिया में तो कौन लीड कर रहा था? बरेली। तो ब्रिटिश का मानना था कि वहाबी एक्टिविस्ट्स यानी कि जो वॉलंटियर्स थे वो गांव-गांव जाकर लोगों को सरकार के खिलाफ भड़का रहे थे। एंड बिकॉज दैट्स रीजन द ब्रिटिश लॉयर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन got this section inserted in IPC। ये कौन थे? जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन, एक लॉयर थे, फिलोसफर थे, ब्रिटिश लॉयर फिलोसफर। इन्होंने आईपीसी में इसको डलवाया 1870 में। इसे ओरिजिनली देखा जाए तो ये कोड या लॉ ड्राफ्ट किया गया था बेबिंगटन मैकॉले द्वारा अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन एस्टेब्लिश्ड इन 1834, राइट। तो इसको कोडिफाई किया गया था कब? ओरिजिनली कब इसको ड्राफ्ट किया गया था? 1833 जो चार्टर एक्ट था उसके तहत on the recommendation of the first law commission established in 1834 by Babington Macaulay। Now let us have a look on the famous personalities who had or who were booked under this law in Indian history। हालांकि इस कोड से जुड़ा हुआ जो पहला मामला हमें पता चलता है वह है क्वीन एम्प्रेस वर्सेस जोगेंद्र चंद्र बोस का इन कैलकाटा हाईकोर्ट इन 1891। ठीक है, 1891 का मामला है। तो मामला था क्या? तो जोगिंदर बोस थे एक जर्नलिस्ट जिन्होंने अपने मैगजीन बंगोबाशी में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया एक एक्ट था जिसका नाम था एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891। तो इसको क्रिटिसाइज किया था। क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने लिखा था कि यह जो एक्ट है यह परिचायक है फोर्स्ड यूरोपियनाइजेशन का। मतलब इस कानून के जो पास करने से हमें यह पता चलता है कि इसको फोर्सफुली हम पर लादा गया। और यही नहीं, उन्होंने इस कानून, ये जो कानून है यह भारतीयों पर जबरदस्ती थोपा तो जा ही रहा है, और ब्रिटिशर्स इस एक्ट के माध्यम से यह भी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदूज आर लीगली इनकैपेबल एंड हेंस इंडियंस आर नॉट अलाउड टू रिबेल अगेंस्ट दिस एक्ट। और इस लेखनी की वजह से इन्हें जेल भेज दिया गया अंडर द सेम सेक्शन 124 है। वैसे आप अगर देखें तो एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 क्या था? तो एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट को देखते हैं तो ये समय के आधार पर आपको दिखेगा कि एक प्रोग्रेसिव एक्ट था। सो लेट्स नो व्हाट इज दिस एक्ट। तो 11 वर्ष की एक बच्ची थी जिसका नाम था फूलमणि देवी। नेम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हेयर। एंड सी वॉज मैरिड। आई मीन चाइल्ड मैरिज उस वक्त बहुत प्रेवलेंट था। वैसे देखें तो आज भी प्रेवलेंट है कई राज्यों में। देखें तो जैसे
हरियाणा, बिहार, राजस्थान, एमपी। आज जब ये बाल विवाह इतना प्रिवेलेंट है तो उस वक्त क्या रहा होगा कंडीशन, वो आप समझ सकते हैं। सो शी वॉज डेड बिकॉज ऑफ फिजिकल इंटरकोर्स, और उसका बाल विवाह हुआ था एंड हर हस्बैंड वॉज अराउंड 34-35 ईयर्स ओल्ड। तो जो ये फूलमणि देवी का मामला हम देखते हैं और उसकी मृत्यु हो गई, और मामले तो कई थे, लेकिन इस मामले के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने सोचा कि हमें संज्ञान लेना चाहिए, और उन्होंने ये एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 पास किया, और उसमें यह प्रोविज़न था कि अगर 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ फिजिकल इंटरकोर्स किया गया तो वेदर सी इज़ मैरिड और नॉट, उसे रेप माना जाएगा एंड द पर्सन विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। बहरहाल जोगिंदर बोस के वक्त जो जज थे विलियम पैथरन, उन्होंने पहली बार फर्स्ट टाइम डिसअफेक्शन को डिफाइन किया था। हमने अभी देखा ना, जो डेफिनेशन है सेक्शन का, जो सेडिशन लॉ है, उसमें डिसअफेक्शन एक टर्म है जिस मैंने बोला था, जिसके बारे में आपको ध्यान देने के लिए। तो इस डिसअफेक्शन को डिफाइन करते हुए उन्होंने कहा था कि इट इज़ अ फीलिंग कॉन्ट्रैरी टू अफेक्शन, ठीक है, और डिसलाइक कह सकते हैं, हेटेड कह सकते हैं, और इसका अर्थ है कि व्यक्ति गवर्नमेंट के प्रति डिसओबीडियंट है। तो अफेक्शन क्या होता है? अफेक्शन का अर्थ होता है अनुराग, स्नेह, लगाव, ठीक है। हवर गांधी जी वॉज बुक्ड इन 1922 में उन्हें इसी सेडिशन लॉ के तहत केस फाइल हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि जो अफेक्शन है, अफेक्शन मैंने आपको बताया अनुराग लगा हुआ, एंड इफ़ यू लाइक एनी बडी, सो व्हाट सी और ही हैज़ टू डू विद दैट, इफ़ सी हैज़ और ही हैज़ नॉट द सेम फीलिंग अबाउट यू। अगर आप किसी को लाइक करते हैं और वो भी बदले में आपको लाइक नहीं करता है या करती है, तो ये उनका क्या है? डिसअफेक्शन है। वैसा ही गांधी जी ने कहा कि ये जो अफेक्शन है, अफेक्शन इज़ नॉट मैंडेटरी, या ज़बरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। इफ़ आई डिसएग्री with the policies and move or steps of the government, then we are free to express our discontent or disaffection, जब तक कि ये violence create नहीं करता। Therefore, there are two famous Indians who are every now and then quoted by different parties कि अगर इन्हें इसी कानून के तहत जेल भेज दिया गया, जो कि कॉलोनियल रूल भी है, तो क्यों सरकारें अपने कानून के बुक में इसे अभी भी रखे हुए, ठीक है? तो क्यों इसे नहीं रिव्यू किया जाता है या क्यों नहीं हटाया जाता है, ठीक है। सो द फर्स्ट केस वाज ऑफ बाल गंगाधर तिलक, वाज बुक्ड अंडर दिस सेक्शन, जो कि डिफरेंट जो फेस्टिवल्स हैं उसमें पैम्पलेट या फिर लेखनी के थ्रू जो नेशनलिज्म है उसको जगाते थे, और सरकार के खिलाफ उनकी जो लेखनी होती थी वो लगभग सरकार के खिलाफ ही होती थी, ठीक है। तो उन्हें 1897 में इसी सेक्शन के तहत बुक किया गया था, 6 साल के लिए सजा हुई थी। एंड आफ्टर 25 ईयर्स अगेन इन 1922, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, गांधी जी को भी सेम सेक्शन के तहत और उसी 6 वर्षों के लिए ही इम्प्रिजनमेंट हुआ था। और गांधी जी ने अपने ट्रायल के वक्त उन्होंने इस सेक्शन को प्रिंस कहा था, और जिसका सरकार ने कानून की बुक है आईपीसी, उसमें सिर्फ इसलिए रखा है ताकि नागरिकों की आज़ादी को सप्रेस किया जा सके। सो वाई इज इट सो दैट नॉट ओनली पब्लिक पीपल बट सुप्रीम कोर्ट भी समय समय पर सरकार से इस कानून के बारे में चिंता व्यक्त कर चुकी है, क्योंकि इस सेक्शन के तहत जो केसेस है उसके दौरान कन्विक्शन रेट बहुत कम है। आगे हम देखेंगे रिपोर्ट में, एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है। और ये जो राजद्रोह का केस है, ये अन्य सिविल केसेस की तरह नहीं है। अगर ये केस किसी पे चल रहा है, इसका मतलब कन्विक्शन से पहले ही उसने अपने सोशल स्टेटस को खो दिया, ठीक है। सो व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट क्रिटिसिज्म नाउ? तो बात है आज़ादी के वक्त की, जब पहला क्रिटिसिज्म हमें मिलता है। सो पटेल के प्रेसिडेंटशिप में जो फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी है, उसके प्रावधान इस प्रावधान को राइट्स ऑफ स्पीच के खिलाफ कैरी करने की सिफारिश की थी, विद सम लेजिटिमेट ग्राउंड ऑब्वियसली, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अन्य सदस्यों द्वारा इसे क्रिटिसाइज करने पर ड्रॉप कर दिया गया, और इसे फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति वायलेटिव कानून करार कर दिया गया। और आर्टिकल 13 जो क्या कहता है कि एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और द पार्ट ऑफ इट इफ इट इज़ वायलेटिव टू द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसे नल एंड वाइड करार दिया जाएगा, चाहे वो भाग को चाहे पूरे कानून को। तो इसके तहत उसको नल एंड वाइड करार कर दिया गया। एंड इन 1951 जो पंजाब हाई कोर्ट है, उन्होंने भी इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। अंटिल इन 1962 जो केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस है, उसमें कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शन के साथ इसको फिर से लागू ना कर दिया गया, ठीक है। एंड इट इज़ स्टिल इन यूज। और अगर नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की बात की जाए, तो इससे आपको और भी साफ दिखेगा कि क्यों सुप्रीम कोर्ट अपना चिंता व्यक्त कर चुकी है। तो इस रिपोर्ट में अगर हम देखें, जिसमें कि फार्मर्स प्रोटेस्ट को भी इंक्लूड किया गया है, तो पिछले एक दशक के दौरान यानी 2010 से 2020 के अंदर सेडिशन के कुल 816 मामले आए, जिसमें कि 10,938 लोग यानी लगभग 11,000 लोगों को अरेस्ट किया गया।
जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस बिहार से दिखता है हमें। इनमें जो प्रमुख केसेस हैं वह हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट, जिसमें कि 6 लोगों को अरेस्ट किया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के दौरान। हाथरस गैंग रेप, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में 25 लोगों को, हाथरस गैंग रेप जो कि कोविड सेकेंड फेज के जस्ट पहले आपको याद होगा हुआ था, उसमें कुल 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। और 2010 से 11 के अंदर जो तमिलनाडु में कोडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट इंस्टॉल किया जा रहा था, वो रिहायशी इलाके के नज़दीक था, लोग उसमें प्रोटेस्ट कर रहे थे, मूवमेंट चला रहे थे, और उसी मूवमेंट के दौरान लगभग 3500 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। राइट, तो अगर हम देखें तो साल दर साल ये मामला बढ़ता गया अरेस्ट का, बट जो कन्विक्शन रेट है वो घटता गया। यानी 2016 में देखें तो 35 मामले हैं, 2017 में 51, 2018 में 70 और 2019 में वही 93 केसेस है। जबकि कन्विक्शन रेट कितना है, 2016 में 33% है, तो वही 2019 में 3% तक आ गए। तो अगर नटसेल में बात करें तो 2016 से 2019 के बीच, यानी ये 4 वर्षों के बीच जो केसेस की संख्या उसमें 160% का इजाफा हुआ, जबकि कन्विक्शन रेट महज कितना है, 3.3%। तो लोगों का कहना है एस डेटा सोर्स कि इस जो कानून है उसका इस्तेमाल सरकार ठीक वैसे ही कर रही है जैसे कि कॉलोनियल एरा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस कानून का यूज किया जाता था, यानी सिटीजन्स के फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशंस के खिलाफ। और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेचुटरी बॉडी की बात करें तो इन्होंने भी इस कानून के गलत इस्तेमाल की बात की है या फिर फ़ायदा उठाने की बात की, जैसे कि 2018 के भीमा कोरेगांव केस में हम देखते हैं, जहाँ पे कुछ सोशल एक्टिविस्ट 4-5 शायद सोशल एक्टिविस्ट थे, उन्हें इस सेक्शन के तहत जेल हुई थी। और सेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसी वक्त, मैंने फेमस स्टेटमेंट दिया था कि डिसेंट है, मतलब डिसकॉन्टेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, डिसेंट मस्ट बी अलाउड इन अ डेमोक्रेसी। पीपल और सिटीजन्स डू नॉट एग्री विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज or he or she must be allowed to register his or her dissent or it may cause in other adverse outcomes। जो वर्स्ट फॉर्म इसका क्या हो सकता है, सिविल वॉर, जो आप वहाँ देख रहे हैं श्रीलंका में, एक रूप आपको वहाँ भी दिखता है। and which is not good for the healthy democracy as we see, because dissent is like safety valve of democracy। Mind this, dissent is like the safety valve of democracy। If not allowed, the democratic setup may burst like a pressure cooker। so 2018 में ही लॉ कमीशन ने भी अपने एक कंसल्टेशन पेपर में कहा था कि इस कानून को या तो रिपेल कर दिया जाए या अमेंड किया जाए, जैसा कि 1951 में रिपेल किया था पंजाब हाई कोर्ट। तो अगर अमेंडमेंट को देखते हैं तो अमेंडमेंट किस बात को लेकर की जा रही है कि अमेंडमेंट क्या करना चाहिए, तो ये डिसअफेक्शन, ये जो इसका जो डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है। ठीक है, कोर्ट भी कहे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस सेडिशन के अंदर ही देखना चाहिए, एक ही चश्मे से, सेडिशन के चश्मे से कि राजद्रोह का ही केस लगा दिया। तो ये इसलिए हो रहा है ना क्योंकि जो डेफिनेशन है दैट इज़ वेरी ब्रॉड, इसका फ़ायदा सरकार उठाती है, तो इट नीड्स टू बी नैरोड डाउन। और इसी का नतीजा ये है कि 160% अरेस्ट है और 3% कन्विक्शन। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उनका ये कहना है कि दैट डेफिनेशन ऑफ दिस सेक्शन नीड्स टू बी नैरोड डाउन, जैसा कि हमने भी कहा। वरना ये नैरेटिव कि कानून का इस्तेमाल सरकार समय समय पर अपने खिलाफ उठ रहे आवाज़ को सप्रेस करने के लिए करती है, इट कैन गेट स्ट्रेंथन। ठीक है, अभी जो आप देख रहे हैं मामला, सरकार के द्वारा जो ये उठाया गया कदम है कि सेक्शन को रिव्यू करने जा रही है सरकार, ये एक सरकार की प्रोग्रेसिव मूव को दर्शाता है एंड इज ऑल्सो द नीड ऑफ द आवर। So this was all about today's discussion of sedition 124A section of IPC, and here's the question for you that dissent is the safety valve of democracy। असहमति लोकतंत्र के लिए प्रेशर कुकर के सेफ्टी वॉल्व की तरह। You have to write an essay on this. This is important from the men's point of view. You can also submit your answers on Telegram channel जो कि डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है लिंक उसका। And the second is questions जो है वो भी बेस्ट है and that is regarding National Crime Report Bureau, जिसका आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और रिलेवेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।